सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर राजनीतिक विषय पर। सब कुछ अब राजनीति के इर्द गिर्द है और राजनीति के इर्द गिर्द भी कमाल ही है कि 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दल 2023 की चिंता छोड़ 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। 2024 मतलब लोकसभा को लेकर आम चुनाव। देश में किसकी सरकार बनेगी, इस बात की जद्दोजहद में देश का हर राजनीतिक दल प्रण प्राण से जुटा हुआ है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद है, देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा ये मानता है कि आज अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हैं, तो इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है। विपक्ष भी इसको मानता है और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में अकेले अकेले अपने आप को असमर्थ पाता है। उसका मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलानी है तो हम सबको साथ आना चाहिए। अलग अलग मंचों से इस संदर्भ में दलील दी जाती है। उस सामूहिक जुटान का नेतृत्व कौन करे, इसको लेकर परस्पर द्वंद्व भी रहता है। पर इन सब के बावजूद भी अब जब आम चुनाव के संदर्भ में 1 साल से भी कम का समय रह गया है, विपक्षी दलों ने मशक्कत की है, कोशिश की है, प्रयास किया है कि साथ आ जाएं, बैठ जाएं और लड़ने के लिए मैदान में भी उतर जाएं। तो इसमें पहली सफलता मिली थी 23 जून को पटना में। नीतीश कुमार 15 राजनीतिक दलों के 27 नेताओं को एक टेबल पर बिठाने में सफल रहे। बैठे, बात किए, चाय भी पी, खाना भी खाया, लेकिन एकता का जो सुर बाहर निकल कर आना चाहिए था, उसमें सबसे पहले खलल डाल दिया आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल बैठक से बीच में ही निकलकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर बयान भी जारी कर दिए और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। वो कांग्रेस राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश निकाला गया है दिल्ली सरकार के संदर्भ में, उसको लेकर अपना रुख स्पष्ट करे, तब जाके विपक्षी एकता की बात होगी, अन्यथा हम इस बैठक में शामिल आगे नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की बात पर कांग्रेस ने अभी तक कान नहीं दिया है और इसके उलट 17-18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दोबारा बैठक का आह्वान कर लिया गया है। 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु की इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचेंगे और केवल पहुंचेंगी नहीं बल्कि 17 तारीख की शाम को विपक्षी नेताओं को भोज भी देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष को एकजुट होना था, पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों ने विपक्षी पार्टियों में ही बखराव पैदा कर दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अलग हुए थे, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण उम्मीद जो इस विपक्षी एकता को लामबंद करने के लिए थी, शरद पवार, उनको उलझा दिया। उनकी अपनी पार्टी इन 20 दिनों में 2 फाड़ हो गई। शरद पवार अलग खड़े हैं, अजीत पवार अलग खड़े हैं और इनके बीच में सारी कोशिशें जमीन पर पड़ी हुई है। तो आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता के संदर्भ में एक बार फिर होने जा रही बैठक को। क्या ये बैठक केवल टाइम पास रहेगी? क्या ये बैठक केवल बुद्धि विलास रहेगी, या ये बैठक उस कल्पना को साकार कर दिखाएगी जिसका दावा 23 तारीख को किया गया था? कहा गया था कि हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम कर रहे हैं। जो आपस में एक नहीं हो पा रहे, वो उम्मीदवार एक उतार लेंगे, और अगर उतार लेंगे तो क्या भाजपा मुकाबला कर पाएगी? सवाल महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण सवाल के उत्तर खोजने के लिए हमारे साथ कई महत्वपूर्ण मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि हमेशा मतभेदों के बजाय चीजों में एकता की तलाश में रहना चाहिए। क्या कमाल की बात कही थी। जेनेसिस पी ऑरेंज मशहूर ब्रिटिश सिंगर रहे, उन्होंने कमाल की बात कही, मतभेदों की नहीं, एकता की चीजों को तलाशना चाहिए। पर मीडिया जो है ना, वो बिखराव देखता है, उसके बीच में एकता की संभावना भी देखता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि कहां बिखराव है, इस पे बात करते हैं और हमारे मेहमान बताएंगे कि इनके बीच में एकता की संभावनाएं कैसे है। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नामों में है सुरेंद्र राजपूत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, समझेंगे उनसे बेंगलुरु की उम्मीद को लेकर। हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं। इस एकता को बुद्धि विलास साबित करने की कोशिश में अनिल गोयल जी हमेशा रहते हैं। इस बार भी क्या इस कोशिश में, या वाकई इन कोशिशों को संजीदगी से लेंगे, जानेंगे उनसे। हमारे साथ में अथर जैदी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इन विपक्षी एकता की कोशिशों के दूध में सबसे पहले नींबू जिन्होंने निचोड़ा, आम आदमी पार्टी, उसके प्रतिनिधि हैं।
कुछ देर में कुछ और मेहमान भी होंगे तो उनसे भी आपका परिचय करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। और सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं, बड़े उम्मीद के साथ 23 जून को इकट्ठा हुए थे, 23 जून से अब आज 14 जुलाई है, 17 जुलाई को डिनर है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ पर पानी बहुत बह गया। आप पूरी तरीके से आपके साथ नहीं रही, और शरद पवार जो पूरे देश के लिए निकलने वाले थे, अब महाराष्ट्र की गली गली घूमने के लिए उलझा दिए गए। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत, 24 क्या एका 23 में ही बिखरता जा रहा है या कुछ और? हिमाचल से पानी निकला, अतिवृष्टि हुई, पानी तो सच में बहुत बह गया, दिल्ली भी परेशान है, हरियाणा भी परेशान है। तो हिमांशु जी, बाढ़ तो हमेशा परेशान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं दो प्रसंग आपको खाली उसके लिए बता रहा हूं, एक रामायण का प्रसंग है, एक महाभारत का प्रसंग है जी। जब भगवान श्री राम सीता मैया को लेने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए माया ले थे, तो दो भाई थे जी। और उसके बाद उन्होंने वहां के वनवासियों को, आदिवासियों को, कोलों को, भीलों को, नल को, नील को, सुग्रीव को, हनुमान को, सारे लोगों को इकट्ठा करके और एक क्या नाम सेना बनाई। और उसमें भी कहीं मतभेद तो रही होंगे, ऐसी तो बात नहीं है कि सब एक मत तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, नेतृत्व और सामूहिक चीजें, और जाकर के मायावी राक्षस रावण की लंका को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और वो आज की डेट में फिर वो विभीषण को सौंप करके वापस आ गए जी। उन्होंने खुद नहीं रखी जी। दूसरा प्रसंग महाभारत का है। महाभारत में भी जब कौरवों के धन, वैभव, ऐश्वर्य, उनके अन्याय प्रतिकार के सामने 5 पांडव खड़े थे जी। और 5 पांडवों ने भी अपनी सेना को स्पष्ट रूप से किया कि साहब हम कृष्ण के साथ में हैं, कृष्ण हमारे साथ में, कृष्ण की सेवा चतुरांगणी चाहे किसी के भी साथ में हो, कृष्ण हमारे साथ में है। और उन्होंने सारे लोगों को, एक महाभारत में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया जो कि उम्मीद जताते थे जी, और कौरवों ने सारथी बनाया था शल्य को जी। ध्यान दीजिएगा मेरी, कौरवों ने सारथी बनाया था, अहंकारी कौरवों ने सारथी बनाया था शल्य को, जो लगातार कौरवों की सेना को डिमोरलाइज करते थे जी। तो इन दोनों चीजों में विपक्षी एकता का सामंजस्य छुपा हुआ है। हम बिल्कुल नहीं आपसे इनकार करेंगे कि हमारे आपस में मतभेद नहीं है हमारे आपस में मतभेद जी, बिल्कुल है मतभेद, और ये मतभेद स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे एक मत होते दसों के सारे मुद्दों पर तो हम एक दल होते, अलग अलग दल क्यों होते जी। लेकिन आज की डेट की परिस्थिति जो है हिमांशु जी, पूरे देश में आप देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, बार बार नहीं कहूंगा, सारी चीजों को आप जानते हैं। देश के बेरोजगार खतरे में है, देश की गृहिणियां खतरे में है, महंगाई 400 का सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया है, चीन की सीमाएं असुरक्षित हैं, आपके सामने है, और चीन की सीमाएं सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिरयानी खा लेते हैं, आईएसआई को बुला लेते हैं। तो इन सारी चीजों के प्रतिकार के लिए अगर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पहले 15 दल थे, उस दिन 24 दल आ रहे हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि लगातार हम अपना कारवां भी बढ़ा रहे हैं। अपने मत भिन्नता में, कहते हैं ना कि विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी वैभवशाली और परम वैभवशाली अहंकारी समझ रही है मायावी की लोगों की तरीके से, तो एनडीए को खंड खंड कर देना, अकेले लड़े चुनाव जी। हमारी तरीके से वो लगातार अपने एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रही है जी। और या फिर अगर बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताए जी। अगर उनमें हिम्मत है, हैसियत है, हौसला, जैसा अमित शाह ने कहा था कि भाई तमिल आदमी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ले अमित नरेंद्र मोदी से इस्तीफा और तमिल गरीब को प्रधानमंत्री बनाए, हम समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी को हटाने भर के लिए भाजपा तैयार हो जाए, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं हम इसके लिए भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कमाल है सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा कल उम्मीद करें। बेंगलोर में प्रस्ताव पारित होने वाला है सामूहिक विपक्ष का, भाजपा के लिए प्रस्ताव है, बस नरेंद्र मोदी जी से हमें मुक्ति दिला दो, हम सब आपको समर्थन करने के लिए तैयार है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी सुरेंद्र जी, कायम है ना अपनी टिप्पणी पर? नहीं 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 नहीं,
जी मैं बताता हूं वो भी। मैंने ये कहा कि अमित शाह ने कहा था कि तमिल आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी तो हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था ट्वीट करके कि साहब आप तमिल आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिलवा करके, आपके पास पूर्ण बहुमत है जी आपके इस कदम का हम स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। जी हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, वो तो इंतजार में बैठे थे आपके स्वागत के आमंत्रण के लिए। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा आपसे अलग है। क्या पौराणिक आख्यानों को लेकर आपने बात की, सभ्यता संस्कृति के आप अध्येता हैं, जब बात की तो बात उसी संदर्भ में होनी चाहिए ना। जब आपने कहा कि रावण का अहंकार था, राम ने जो है 2 भाई अकेले चले थे, इतनी बड़ी सेना बना ली, उस सेना बनाकर जीता और उसके बाद में विभीषण को सौंप दिया। आपने महाभारत का प्रसंग बताया पांडव अकेले थे, कृष्ण को सारथी बनाया और कमाल कर दिखाया। तो अब सवाल केवल आपसे 2 है मेरे। एक तो ये कि आपके इस युद्ध में विभीषण कौन है जिसको आप सत्ता सौंपेंगे, एक तो ये बता दें। और दूसरा सवाल यह है कि आपके कृष्ण कौन है जो आपको युद्ध जिता देंगे। तो इन 2 विषयों पर सुरेंद्र राजपूत जी अगर दृष्टि मिल जाए तो मुझे बड़ी सहूलियत हो जाएगी अनिल गोयल जी से जानने के लिए इन चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर। जी सुरेंद्र जी। इतिहास के प्रसंगों को शब्दशः नहीं बताया जा सकता। आज की डेट में विपक्षी पार्टियों में हमारे कृष्ण बहुत हैं। जेडीयू के श्री नीतीश कुमार जी हमारे कृष्ण हैं, अखिलेश यादव जी हमारे कृष्ण हैं, हमारे कृष्ण कहीं ना कहीं डीएमके के एमके स्टालिन साहब हैं, हमारे कृष्ण ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, हमारे कृष्ण आम आदमी पार्टी वाले भी हो सकते हैं। जो दल भी हमारे साथ आ रहे हैं और हमारे इस युद्ध की आहुति में, चुनावी युद्ध की आहुति में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, वो सब हमारे कृष्ण हैं। और रही बात विभीषण की, तो निश्चित तौर पर एक चीज जान लीजिए कि फिर से वो ऐतिहासिक प्रसंगों को शब्द सा नहीं वो किया जा सकता। मैंने सिर्फ लंका की बात करी थी। अगर विदेशी धरती होती तो जरूर किसी को सौंपते, लेकिन हम इतना जरूर बता दें कि हमारा सामूहिक नेतृत्व है, हम यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मेरी निश्चित सूचना है कि एक बड़ी टूट तो होने वाली है। जी बड़ी टूट होने वाली है, पर ये तो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके बीच में टूट कर देते हैं। ये आपने कहा शब्दशः नहीं लेना चाहिए, पर आपने बात ये कहते हुए भी टिप्पणी बड़ी खतरनाक कर दी। इतने कृष्ण बता दिए, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, ये भी कृष्ण। आपको नहीं लगता है इतने कृष्णों का एक साथ होना अपने आप में एक नई महाभारत रच देगा? किसी पांडव को कर्ण से जूझने की जरूरत ही नहीं है। पांडवों में वस्तुतः कृष्ण कौन हो, इसकी जंग में तो उलझ के नहीं रह जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी। बड़ा पेचीदे का मामला है इतने कृष्ण का एक साथ होना। पांडव तो बेचारे दर्शक ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर से कहता हूं हिमांशु जी, जब देश में लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, गृहिणियां खतरे में हो, बेरोजगार खतरे में हो, सीमाएं असुरक्षित हो, तो हमें अपने मतभेदों को भुला करके हम अपने अपने दलों के साथ में एक चतुरांगणी सेना बना रहे हैं और उससे हम भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन का अंत करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई उनकी भुजाओं में तीर मारेगा, कोई उनके मस्तक पर तीर मारेगा, कोई उनके जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी जी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। तो कुल मिलाकर राम तो राहुल गांधी होंगे, कृष्ण भले ही कितने भी हों। ये हमें समझा दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने। लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र मंडल मेरे साथ में है। दावा तो सुरेंद्र राजपूत जी का इस बात को लेकर है, पर चिंताएं दूसरी बात को लेकर है। अरे तीर तो तब मारेंगे जब अपने दल को बचा लेंगे। भाजपा को निपटाने चले थे, अपने अपने दल निपट रहे हैं। जब से एनसीपी 2 फाड़ हुई है, हर राजनीतिक दल का नेता रात चिंता में सो रहा है कि सुबह पार्टी उसकी रहेगी या किसी और की हो जाएगी। क्या कहते हैं डॉक्टर शैलेंद्र मंडल? आपकी पार्टी को लेकर भी बड़ी चिंताएं हैं। आपकी पार्टी भी ऐसे बिखराव के दौर से अतीत की साक्षी रही है। ये एकता की कोशिशें बहुत भारी तो नहीं पड़ जाएंगी? जो है वो भी ना मिला, क्या कहते हैं? बिहार ये बिहार है जी, यहाँ से सब चीज चलता है, सारी चाबी यही रहती है जी। और जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, हर एक चीजों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और देश निश्चिंत रहे जी। यहाँ मुद्दा तय हो गया है कि इस बार बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण होगा। ये देश के लिए, संविधान के लिए, इतिहास के लिए खतरा है और यह खतरा सबसे बड़ा है जी। आपसी जो भी मनमुटाव है जी। जो भी आप जितना झगड़ा पेंच लगवा लीजिए
है ना, मीडिया जो कुछ भी कर ले जी। लेकिन यह तय हो गया है कि इस बार बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण होगा। जी। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये चेहरा पर बहस लेके भटकाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला है जी। इतना तय मान लीजिए कि इस बार सत्ता का परिवर्तन शैलेंद्र होगा। मंडल जी, आप इतना नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ऐसा कर देंगे, नीतीश कुमार वैसा कर देंगे, देश में नीतीश कुमार ऐसा कर देंगे। अरे नीतीश कुमार बिहार में अपनी पार्टी को तीसरे नंबर पर ले आए, लालू जी की पार्टी उनसे आगे, भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे, नीतीश कुमार खुद तीसरे नंबर पर पड़े हैं, और आप कहां उनको लेकर इतने बड़े बड़े दावे कर दे रहे हैं? थोड़ा समझाएंगे आप, जिनकी अपने राज्य की जनता में भरोसे की स्थिति नहीं रही, देश के स्तर पर आप उनको लेकर उम्मीद जता रहे हैं, हमें कैसे भरोसा करें आपकी बात पर? हिमांशु बाबू जी। बिहार यह नहीं चेहरा पर नहीं लड़ता है जी। बिहार मुद्दे पर लड़ता है जी। और कभी हमने नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे जी। हमने ये कहा कि नीतीश कुमार जी फेयर हैं, जज हैं, रिजनेबल हैं, यानी निष्पक्ष हैं, न्यायप्रिय बात करते हैं, न्याय संगत काम करने वाले व्यक्ति हैं, और देश में ऐसे राजनेताओं में बहुत कम उदाहरण है जी। और ये आती है चेहरा है जहां थे जी। मोदी के सामने में। तो मोदी जी के सामने में हम लोगों ने ये कहा कि मोदी जी के सामने में मोदी बढ़िया साफ सुथरा चेहरा हमारे नीतीश कुमार जी का है और देश को काफी आगे ले जाएंगे। कमाल की बात की डॉक्टर शैलेंद्र मंडल जी, मुझे जाना तो अथर जयदी जी के पास था, लेकिन सुरेश राजपूत जी के पास जाना ही पड़ेगा। सुरेश राजपूत जी कह रहे थे नाभि में तीर हमारे राहुल जी मारेंगे, और देखो शैलेंद्र मंडल जी ने बताया यार तीर तो हम ही मारेंगे। आप तो इसी पे लड़ मर रहे हो कि तीर नाभि में कौन मारेगा। क्या कहते हैं सुरेश राजपूत जी? उन्होंने बता दिया नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से ज्यादा चमत्कार भरा चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है, दमकता हुआ चेहरा है, लुभावना चेहरा है। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी, मानते हैं? हम शैलेंद्र मंडल जी की बात को अक्षरत मानते हैं। बिल्कुल लुभावना चेहरा है नीतीश कुमार जी। इसमें कहा कोई दिक्कत है जी। और जनता दल यूनाइटेड का सबसे लोकप्रिय चेहरा है आज की डेट में, लोगों को एक करने का चेहरा है पूरे देश में नीतीश कुमार जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं जी। हमारे पास तो कई चेहरे हैं, छोड़ दीजिए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, आरजेडी का चेहरा नीतीश कुमार। आप देखिए बहकिए मत और बहकाइए मत भाई, आप जैसा सुधी प्रवक्ता जहां पर हो वहां पर बात साफ साफ होनी चाहिए। शैलेंद्र मंडल जी ने यह कतई नहीं कहा कि जेडीयू का चमकता हुआ चेहरा नीतीश कुमार है। उन्होंने बताया कि देश में अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले कोई और बेहतर दमकता हुआ चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा है, तो वो नीतीश कुमार है। तो आपसे जानना है, हम खामखा में राहुल गांधी जी के साथ उम्मीद बांधे थे, शैलेंद्र मंडल जी ने बताया नहीं नहीं गलत कर रहे हैं आप, चेहरा तो नीतीश जी है। आपने भी गजब का दावा कर दिया। वो शरद पवार जी की पार्टी का 15 दिन पहले बिखराव क्या हुआ, आपने कह दिया कि विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, तो फिर शरद पवार क्या है? इसे समझने के लिए जाऊंगा मैं आगे, पर थोड़ा आप रोशनी दे दें। उलझ नहीं गए आप? मैं नहीं उलझा, आप उलझा रहे हो। पानी में कितनी भी लाठी मार लो हिमांशु भाई जी, ये पानी नहीं अलग होने वाला। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि खूब चमकता हुआ, सबसे दमकता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, खूब चमकता हुआ राहुल गांधी जी हैं, खूब चमकता हुआ खड़गे जी हैं, लेकिन सांसद तय करेंगे। हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, हर दल में प्रधानमंत्री पद के योग्यतम उम्मीदवार। बताइए कितने बड़े अपराध की बात है, नाभि में तीर राहुल गांधी मारेंगे और उसके बाद में लंका किसकी होगी इसका फैसला चुने हुए सांसद करेंगे। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये एकता की कोशिशों में नींबू निचोड़ने वाले अथर जयदी जी हमारे साथ हैं। भाई पूरा विपक्ष एक सुर में आ रहा था। 15 राजनीतिक दल बैठे थे पटना में, बिहार में 24 बैठने जा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हमको बता रहे हैं, और आप कुछ और करते जा रहे हैं। तो अथर जयदी जी ये बताओ क्या हो गया ऐसा? मोदी मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत का संयुक्त विपक्ष का नारा आपको भा नहीं रहा, या आपको लगता है कि कांग्रेस ज्यादा बड़ी समस्या है, तो पहले कांग्रेस को निपटा ले, भाजपा से बाद में निपट लेंगे, इसलिए साथ नहीं आ रहा? थोड़ा समझाइए ना। देखिए यहाँ पे मुद्दा ना कांग्रेस को निपटाने का है
देखिए, विपक्षी दल जब इकट्ठा हुए तो आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। जी नीतीश जी हमारे सीएम से मिलने आए, साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जितनी विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है उनमें ज्यादातर पार्टिसिपेट किया है आम आदमी पार्टी ने। को मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है, क्योंकि किस तरह से बीजेपी आज हर स्टेट की सरकार को प्रताड़ित कर रही है। जो नॉन बीजेपी स्टेट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जी चाहे वो अपनी एजेंसियों के थ्रू हो या किसी और तरह से हो। तो उसी का एक परिणाम देखने को अभी रिसेंटली देखने को मिला दिल्ली में, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक अपना फैसला सुनाया और उस फैसले को सुनाने के बाद ये तय किया कि दिल्ली की सरकार के अधिकार क्या होंगे और केंद्र सरकार के अधिकार क्या होंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से केंद्र सरकार एक काला अध्यादेश लेके आई, जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए और उन्होंने वो सारी जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको पलट दिया। तो उस फैसले के खिलाफ हमने ये समर्थन की अपील की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितने भी विपक्षी दल हैं, सबके जो मुखिया हैं उनके पास गए और जाके उन्होंने सबसे बात की और सबने उनको समर्थन दिया है। और जहां तक आपने बिहार की मीटिंग की बात की है, तो बिहार में हमारा मुद्दा यही था कि ये एक सेमीफाइनल की तरह है और हम लोगों को इसको एक सेमीफाइनल की तरह लेना चाहिए। अगर विपक्षी दल ये दिखाना चाहते हैं कि वो 2024 में एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो उससे पहले ये एक सेमीफाइनल है। सारा विपक्षी दल राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराए और ये दिखाए कि हम एक साथ खड़े हैं, तो हमें और मजबूती मिलेगी और विपक्षी दलों को और ताकत मिलेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, वो आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम से कहना चाहता हूं कि संसद का सत्र आने वाला है, कांग्रेस को अपना पक्ष जो है उसको क्लियर करना चाहिए कि वो इस अध्यादेश पर राज्यसभा अरे आप साथ में खड़े हैं ना, तो सोनिया गांधी जी का भोज में शामिल हो रहे हैं बेंगलोर में, तय है ना। पार्टी के प्रवक्ता हैं आप जयदी साहब, वादा कर रहे हैं ना। सुरेंद्र राजपूत जी निश्चिंत रहें, अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी वहां पर जरूर रहे। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, सोनिया गांधी जी का न्योता कबूल कर रहे हैं, 18 तारीख को भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने में शामिल हो रहे हैं, या कुछ और कह रहे हैं आप? नहीं, उससे पहले ही हमारी पार्टी अपना आधिकारिक बयान देगी, तो उस पर मैं अभी बहुत जल्दी होगा कि कोई बयान यहाँ बैठ के दूं। लेकिन मैं जो स्टैंड है पार्टी का वो बता रहा हूँ। अरे काहे का स्टैंड है आपका भाई? जब विपक्ष एक रहे, जरूरत है विपक्षी एकता, वक्त की मांग है। आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, हमने तो केवल छोटा सा सवाल कर दिया। भाई बेंगलोर में खाना खाने जा रहे हैं ना, बेंगलोर में साथ बैठ रहे हैं ना, तो आपने कह दिया उस पर पार्टी अभी फैसला लेगी। तो विपक्षी एकता के संदर्भ में जनता का भरोसा कैसे बनेगा? आप हर 10 दिन में 15 दिन में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और देश मान ले कि 2024 तक आप साथ रहने वाले हैं। आपको नहीं लगता आपका ये लहजा विपक्षी एकता की कोशिशों को हल्का कर रहा है, कमजोर कर रहा है, निराश कर रहा है जनता को? आपस में कोई बात चल रही है तो इसको आप मुखालफत या खिलाफत मत कहिए जी। इसमें हमने सब विपक्षी दलों से रिक्वेस्ट की है, जिसमें से 14 दलों ने हमारा समर्थन किया है और कांग्रेस के रेस्पॉन्स का इंतजार है, जिसको हम इंतजार कर रहे हैं और हम इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं। तो सुरेश जी के पास आएंगे भाई, क्यों इतना इंतजार कराते हैं? पर वो बात बाद में, पहले बात मेरे साथ में जमाल शेख जी के साथ होने की है। ये विपक्षी एकता की कोशिश तो बहुत भारी पड़ गई भाई जमाल जी। आप पूरे विपक्ष को देश में जुटाने के लिए चढ़े थे और अपने गृह प्रदेश में खंड खंड हो गए। क्या आपको नहीं लगता बाकी दलों को समझ जाना चाहिए भाजपा के खिलाफ लड़ाई कितनी भारी पड़ती है? क्या कहते हैं जमाल जी? मानसो जी, ऐसा है कि देखिए, जितना बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश करेगी, उतनी ही पार्टी और मजबूती से खड़ी होगी जी। ये जो मोदी अमित शाह जी की जो ये रणनीति चल रही है देश में विरोधियों को खत्म करने की और अपनी ताकत को मजबूत करने की, तो ये सारी देश और सारी जनता देख रही है इसको, और इसका गलत परिणाम 2024 में आने वाला है। उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी और विपक्ष की एकता। उनका तो 2024 बिगड़ेगा, आपका तो 2023 ही बिगड़ गया। जमाल साहब, इस पे कुछ टिप्पणी करिए ना। आपको नहीं लगता शरद पवार जी ने गलती कर दी? अजीत पवार समझदार आदमी थे, हाथ मिला लिए। देखो आज वित्त मंत्री भी हो लिए, छगन भुजबल भी बढ़िया मंत्री हो लिए, शरद पवार भी केंद्र में बढ़िया मंत्री हो सकते थे। क्या स्थिति बना दी भाजपा ने उनकी? स्वार्थ की राजनीति करना ये अलग चीज है और जनता की राजनीति करना एक अलग चीज है। हमारे पवार साहब को, उनको जो है वो एक जनता राजा की तरह महाराष्ट्र की जनता देखती है। वो किसानों के नेता है और वो अपनी
जो विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। अब जो गए हैं, अरे कहा है कि विचारधारा के साथ समझौता नहीं करते हैं। सोनिया गांधी के मुद्दे पर उन्होंने जो है पार्टी तोड़ दी। सोनिया गांधी का विरोध करते हुए जब वो अध्यक्ष बन रही थी तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और बाद में जब सत्ता में हिस्सेदारी का मौका आया तो सोनिया गांधी जी चेयरमैन थी, और उसी सरकार का हिस्सा बनने के लिए शरद पवार लालायित रहे। महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस के साथ सत्ता में आ गए जिस कांग्रेस का विरोध कर रहे थे कि भाई सोनिया गांधी इसके अध्यक्ष है, मैं तो इस पार्टी में नहीं रह सकता। और उसके बाद हमें यहां पे आप बता रहे हो शरद पवार जी विचारों के संदर्भ में समझौता करने वाले आदमी नहीं है। कैसे कह देते हो आप ये बात जमाल जी? आपने यही कहा, मैं उसको वापस आपको जानकारी में ला दूं कि पवार साहब ने प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया जी का विरोध किया था, तो प्रधानमंत्री कहाँ बनी? वो तो प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में नहीं, सोनिया जी के अध्यक्ष बनने के संदर्भ में विरोध था। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही थी उसी समय पर शरद पवार ने उनके संदर्भ में विरोध जताया था। आप इसके इत्तेफाक रखते हैं तो आपसे जानना यही कि जिस कांग्रेस को उन्होंने तोड़ दिया उस कांग्रेस के साथ सरकार बनाने में उन्हें गुरेज नहीं रहा। पर अभी सवाल शरद पवार नहीं है, सवाल है विपक्षी एकता। जो पार्टी विपक्षी एकता का सूत्रधार बन रही थी वो पार्टी बिखर गई। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाला समय विपक्षी एकता के लिए और कठिन होने वाला है? नहीं, और मजबूत होगा हिमांशु। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना भी ये केंद्र के तरफ से दबाव और क्षेत्रीय पार्टियों बनाया जाएगा, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उतना ही विपक्ष और मजबूत होगा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। और ये एकता 2024 में जैसे हमारे सुरेंद्र जी ने कहा कि वो भाजपा मुक्त भारत बनने जा रहा है, और ये आज देश की भी मांग है और देश की जनता की भी मांग है। देश की जनता की भी मांग है। तो जमाल शेख जी ने कहा यह है कि जितना भाजपा ये कोशिश करेगी उतनी ही विपक्षी एकता और मजबूत होगी। तो अब आता हूं मैं अनिल गोयल जी, आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम, आपके प्रयास के प्रतिफल के आकलन के लिए पिछले 21 दिन में बड़ी मेहनत की आपने भाई। नतीजा ये हुआ कि एनसीपी दो फाड़ हो गई है। भले ही आपने कहा था नेचुरल करप्ट पार्टी है एनसीपी, और उस नेचुरल करप्ट पार्टी के गंभीर मामलों के आरोपी आज ही वित्त मंत्री हो गए हैं। जिनके ऊपर गंभीर आर्थिक अपराध थे वो अब महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं अनिल गोयल जी। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि आप को भोतरा करने की कोशिश थी तो एक पार्टी को आपने दो टुकड़ों में कर दिया। पर सुरेंद्र राजपूत जी की सफलता यह है, शैलेंद्र मंडल जी की सफलता यह है, और जमाल शेख जी की भी सफलता यह है कि पटना में 15 राजनीतिक दल बैठे थे। बेंगलोर में 3 दिन बाद 24 राजनीतिक दल एक साथ बैठने जा रहे हैं। क्या कहते हैं अनिल गोयल जी? हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इनको बधाई देता हूं। 24 की 24 बैठे, चाय पानी पिए, फोटो सेशन करें और 25 तारीख के अगले दिन अपने अपनी राह पर चढ़े। ये इनके वो है कि बैठेंगे, एक दिन की बात करेंगे, फिर ये फिर दाएं भागे। पहले इनको ये संकल्प लें कि इनके लिए जो विपक्षी एकता है और विपक्षी एकता होने के बाद ये देश के हित में काम करेंगे या परिवार के हित में काम करेंगे या अपनी पार्टी हित में काम। इन जनता इनसे एक बात जरूर पूछना चाहेगी कि आपका एक एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा देश हित, पार्टी हित या परिवार हित? और जो पार्टियां परिवारों को बचाने के लिए एकजुट हो रही है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एकजुट हो रही है, वो निश्चित तौर पर परिवार पर आते ही दिखेगी। उसके बाद में पार्टियों के लिए इनके अपने अपने एजेंडे होंगे। देश इनके लिए कहीं से कहीं तक नहीं दिखता और जनता ये बड़ा स्पष्ट देख रही है। अच्छा अनिल गोयल जी, बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। और महाराष्ट्र में जो आपने किया उसे देश नहीं देख रहा है, देश नहीं देखना चाहता है। जिनको आप 70,000 करोड़ के मामले में आरोपी बता रहे थे, उनका राजनीति तक आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे उनके आगे आप चवर झुला रहे हैं, जैसे उनके लिए आप कालीन बिछा रहे हैं, वो देश नहीं देखेगा। देश क्या देखेगा कि बेंगलोर में 24 दलों के नेता क्या कर रहे हैं। ऐसा ही मानना आपका? आपकी तरफ देखने का देश को कोई अधिकार नहीं है। जो भी देखना है केवल विपक्ष के संदर्भ में देखना है। हिमांशु जी, मैं अजीत पवार का भी आता हूं। मेरी एक बार बात पूरी है, मैं अजीत पवार को भी कहा। तो मेरा तो एक बात यह है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके पास ना तो एक नेतृत्व है। अब जैसे हमने ही अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जनता दल यू के नेता ने कहा है
जी। कि नीतीश कुमार हमारे नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा, जी। हमारे सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं कि राम तो हमारे राहुल गांधी है। एक अभी हम 4-5 लोग बैठे, 4-5 लोगों में एक ही मतभेद जनता देख रही है कि हर नेता अपनी पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहा है। तो देश में प्रधानमंत्री तो एक बनेगा जी। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये गारंटी देते हैं झूठ बोलने की और हम गारंटी देंगे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना। तो जहां तक अजीत पवार का सवाल है, हम बड़ा स्पष्ट है कि अगर अजीत पवार कहीं भी गलत है तो किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और ये पहले ये तो कहें कि क्या अजीत पवार भ्रष्ट है, ये तो कहें कि क्या अजीत पवार जब इनके साथ था तो वो ईमानदार। अच्छा अनिल गोयल जी, माफ करिएगा, बीच में रोकूंगा। ये आप सुरेंद्र राजपूत जी से सुनना चाहते हैं कि वो बोले अजीत पवार भ्रष्ट हैं, और आपकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र की यशस्वी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। उनके बयान पूरे सोशल मीडिया में है कि ये जो अजीत पवार है ना, इन्होंने गजब का भ्रष्टाचार किया है, और ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और चक्की पीसिंग जेल में बताया था, और अब वो मंत्रालय में पीसिंग एंड पीसिंग। क्या कहते हैं अनिल गोयल जी? हिमांशु जी, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि हमारी पार्टी में, देश के अंदर जब तक हमारी पार्टी का राज है, देश में कोई भी भ्रष्टाचारी है किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा है। इसके साथ हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक भी गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो आदमी भगवान राम के अस्तित्व तो नहीं मानते, जो आदमी राम सेतु को नहीं मानती पार्टी, आज वो पार्टी भगवान राम का उदाहरण हमारे सामने दे रही है। कितनी बड़ी हमें बड़ी शर्म आ रही है। अनिल गोयल जी, विषय से भ्रमित नहीं होने दूंगा मैं आपको। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं, इसलिए उसका राज तिलक हो गया। तो भ्रष्टाचारी कौन है? प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि ये जो शरद पवार है ना, मैंने राजनीति का ककारा इनकी उंगली पकड़कर सीखा है। और उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी, नेचुरल करप्ट पार्टी करार दिया है। तो अजीत पवार तो हो गए पाक साहब, आपने बता दिया कि भ्रष्टाचारियों को तो आप बख्शते नहीं। दूसरे बचे शरद पवार, जिनकी उंगली पकड़ के जो है राजनीति सीखी गई। तो अब आप यहां बता दो, जिस पार्टी को नेचुरल करप्ट पार्टी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता और इस देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, तो भ्रष्टाचारी कौन है? अजीत पवार या शरद पवार? तो भ्रष्टाचारी कौन है ये विषय हम टीवी पे का विषय नहीं है। अच्छा। ये विषय जांच एजेंसियों का, और जांच एजेंसी जो भी भ्रष्टाचारी है, जांच एजेंसी तय करती है कि कौन भ्रष्टाचारी है और उनके भ्रष्टाचार। चलिए अपन वापस विषय पे आते हैं, और केवल इतना बताएं, 15 दलों के साथ आने को आपने गंभीरता से नहीं लिया। अब 24 दल साथ आ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं 2 भाई चले थे रामायण के दौर में, कितनी बड़ी सेना तैयार हो गई। द्वापर आया, पांडव 5 थे और साथ कितने लोग जुड़ गए। अब कलयुग है, 20 दिन 9 नए दल। क्या कहते हैं अनिल गोयल जी, घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, घबराहट तो उन्हीं को होती है जी, जिनके पास कुछ नहीं होता और जो निश्चित तौर पर तेरी मेरी मदद लेकर के जी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, और इस तरीके से तैयारी करके वो एक जो पार्टी देश को समर्पित है, जो नेतृत्व देश को समर्पित है, जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, उसके सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, खड़े होने का ड्रामा रच रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और लेता हूं अनिल जी, फिर वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलूंगा। ये आप भानुमती का कुंबा जोड़ा बता रहे हैं, ऐसे तो आपने भी जोड़ा था, भूल गए क्या? ये जो एनडीए बना था, कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे प्रयासों से कैसे कैसे तरीके से साथ लेकर आए थे, तब यहां तक पहुंचे। आज भी सरकार एनडीए की कहलाती है, भाजपा की सरकार नहीं कहलाती। आपने भी एक कुनबा जोड़ रखा है, उस कुनबे से कई लोग बिखर भी गए हैं। तो इनकी कोशिशों को आज आप इतना हल्के तौर पर आंक रहे हैं। इन्होंने भी कभी आपकी कोशिशों को हल्का आंका था, कीमत चुकानी पड़ गई।
इतिहास से कुछ सीखेंगे नहीं, अतीत से कुछ समझेंगे नहीं, या ऐसे ही उपहास करते रहेंगे इन कोशिशों का? हिमांशु जी, मैं आप अगर पिछले उस पर जाते हैं इतिहास पर, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब हमने विपक्षी एकता के लिए आगे बढ़े तो हमने अपनी पार्टी को भी स्वाहा करा जी, और अपनी पार्टी का पूरी तरीके से जनता पार्टी में विलय करा। दूसरी बात, अगर हमने अपने पार्टियों को समर्थन की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने कोई खरीद फरोख्त नहीं करी। सिर्फ एक सांसद की खरीद फरोख्त की सरकार बचा सकते थे, हमने खरीद फरोख्त नहीं करी। वहां पर भी कांग्रेस ने, जो उनका सीएम था और सीएम के होते हुए भी उन्होंने वहां पर आकर वोटिंग करी, नैतिकता के आधार पर उनको हक नहीं था और सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा। तुमने सत्ता से इस्तीफा दिया, सत्ता से चिपके नहीं बैठे रहे। कोई भी व्यक्ति बड़ा कमाल का काम किया अनिल गोयल जी। संसद में बहस हुई, संसद में वोटिंग हुई, वोटिंग में आपको समर्थन मिला नहीं, उसके बाद आपने इस्तीफा दिया तो एहसान किया। देश में कोई प्रावधान है कि विधानसभा में, लोकसभा में अगर आप हार जाओ, इसके बावजूद भी पद पर बने रहो? क्या ऐसी कोई गुंजाइश है जो आप यहां पर हम बता रहे हैं कि देखो कितना कमाल हमने किया था, हम जब संसद में हार गए हमने इस्तीफा दे दिया था? सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कभी ऐसा किया क्या कि विधानसभा में हार गए हो और आपने इस्तीफा नहीं दिया हो, संसद में हार गए हो और आपने इस्तीफा नहीं दिया हो? थोड़ा हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप ऐसा कर चुके क्या? थोड़ा बताएं सुरेंद्र जी। हिमांशु भाई, आप गंगा नहाए हैं? जी, अभी तो इसी कार्यक्रम में नहा ले रहे हैं। अगर आप नहाए तो कई लोग वहां फिसल, सुन लीजिए, जब वहां पे जाते हैं ना तो कुछ लोग फिसल जाते हैं जी, तो जैसे कहते हैं ना, फिसल गए तो हर हर गंगे जी। तो ये किनारे खड़े हुए लोग अपनी अपनी चीजों को ऐसा बताते हैं कि जैसे बाप रे बाप, क्या नाम, जब आजादी के आंदोलन जब ये लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तब भी कहते थे बड़ा महान काम कर रहे हैं जी। अंग्रेजों के लिए सेना इकट्ठी करते थे तब भी कहते थे बड़ा महान काम कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के 1 लाख सैनिकों को मरवाते थे। जब ये खैर इतिहास में मत जाइए, कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताऊं, उसके बाद आप आ जाइए, आप विषय पर आ जाइए। ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल गोयल जी, बहुत बढ़िया आदमी है। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले आ रहे हैं, कह रहे भैया भ्रष्टाचार करना है तो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के साथ रहो, वरना ईडी की जेल में रहो, सीबीआई की जेल में रहो, इनकम टैक्स की जेल में रहो। भ्रष्टाचार करके अगर तुम भाजपा में आ गए तो तुम संत भी हो, महंत भी हो, नरेंद्र मोदी भी हो। तो आज की डेट में सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर दुनिया की कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेटेस्ट भ्रष्टाचार की जो इन्होंने खुद आरोप लगाए थे, हमने नहीं अजीत दादा के ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने लगाए थे 70,000 करोड़ के। इन्होंने नारायण राणे के ऊपर आरोप लगाए, 2 बैल गाड़ी भर करके आरोप पत्र ले गए थे लोग। हम नहीं ले गए थे। आज नारायण राणे केंद्र में मंत्री हैं। प्रफुल्ल पटेल को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। अभी ये हसन मुशर्रफ जी 100 करोड़ रुपए का ईडी वाला, तो उसको रेगुलर बेल भी दिला दी, अब केस ही परसू नहीं हो रहा है। तो ये लोग भ्रष्टाचारियों को अपने यहां रख करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त भाजपा के साथ में। तो ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आज की डेट में इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। नंबर 1, जब आप आ जाते हैं उस स्तर पर कि भाई समझौते, आप हमें बताओ ना, एनडीए को भंग करिए, अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। ये तो पार्टियां बनाने के लिए चचा भतीजे को लड़ा दे रहे। पशुपति पारस की एक लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरी पार्टी चिराग पासवान की, तीसरी पार्टी शंकर क्या नाम माझी साहब की। खैर ये इनका अपना विषय है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए देश परिवार है और हमें गर्व है, हम परिवारवादी हैं। और आप लोगों को शर्म आती है कि अपनी अपनी को छोड़ करके आप लोग परिवार नहीं बनाते। अगर आपने परिवार बनाया होता तो देश का दर्द पता होता, आपने परिवार बनाया होता अग्निवीरों का दर्द पता होता, आपने परिवार बनाया होता महिलाओं का, गृहिणियों का 1200 रुपए सिलेंडर का दर्द पता होता, आपके बच्चे शहीद हुए होते अगर परिवार वाले होते तो आपकी आंखों से आंसू निकलते। आपके मंत्री ये नहीं कहते कि सेना में तो जवान जाते ही मरने के लिए हैं। सुरेंद्र जी थोड़ा विषय पे और विस्तार देते हैं। क्या है, आपकी कोशिशों को कोई ज्यादा गंभीरता से ये कह के खारिज नहीं कर देता है भाई इनके पास चेहरा ही नहीं है? इस सवाल से बचने की कोशिश क्यों करते हैं?
अतीत के जितने भी उदाहरण देखिए, एक चेहरा केंद्र में होता है, उस चेहरे के साथ में उम्मीद होती है, वो चेहरा चुंबक का काम करता है और वो चुंबक ही आपको गंभीरता दिलाता है। आपने जितने उदाहरण पौराणिक आख्यान में भी दिए, उसमें केंद्र में चेहरे रहे। या चेहरे के संदर्भ में आप सवाल से बच लेना चाहते हैं, किनारे हो लेना चाहते हैं, इसका सामना नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जब विपक्षी दल पिछली बार 15 बैठे, इस बार 24 बैठे, तमाम विषयों पर बात करेंगे तो एक नतीजे पर इस संदर्भ में भी पहुंच जाए तो लड़ाई ज्यादा धारदार नहीं हो जाएगी, जनता के स्तर पर और स्पष्टता नहीं आ जाएगी? क्या सुरेंद्र राजपूत जी इस व्यवहारिकता को इंकार करेंगे? क्योंकि उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में संसदीय प्रणाली है हिमांशु जी, और संसदीय प्रणाली सांसद चुनती है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चुनती, अमेरिका की तरीके से। ठीक, बहुत साफ सी बात है। समय आने पर चेहरा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। चेहरे हमारे पास अनेक हैं और सब में चुंबकीय आकर्षण है अपनी अपनी जगह पर। अभी आपने कहा था ना, कांग्रेस नाभि में तीर क्यों मारेगी? प्रधानमंत्री पद की बात नहीं थी। पोरबंदर से लेकर अगरतला तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसलिए हमने कहा था राहुल गांधी जी नाभि में तीर मारेंगे। हमारे नेचुरल उम्मीदवार हैं, खड़गे जी हमारे नेचुरल उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार जी हमारे नेचुरल उम्मीदवार हैं। समय आने पर संसदीय प्रणाली में भी ये बात करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी वालों से तो भी एक बार पूछ लीजिए ना हिमांशु जी, कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा उनके पास कौन सा चेहरा है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कभी कभी प्रधानमंत्री जी जादूगर बन जाते हैं, कभी मिजोरम वाले बन जाते हैं, कभी मणिपुर वाले भी बन जाते हैं, कभी हरियाणा में भी उनका 40 साल का नाता होता, आज फ्रांस में 40 साल का नाता हो गया। कितने चेहरे लगाएंगे? हम बहुरूपिया नहीं कह रहे हैं उनको, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते। झूठ पे झूठ, 15 लाख मिले आपको, लेकिन 15 लाख का सूट मिल गया आपको प्रधानमंत्री जी का। सुरेंद्र जी समझ नहीं पाया आप जवाब क्या देना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति अपने आप को सर्वव्यापी स्वरूप में प्रस्तुत करने में कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी के बच्चे से लेकर शीर्ष नेता तक नेता के तौर पर एक नाम पुकारता है, नरेंद्र मोदी। देश के स्तर पर भी अगर बात की जाती है कि भाजपा के ओर से चेहरा कौन, तो जनता के स्तर पर भी आवाज आ जाती है नरेंद्र मोदी। और आप जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप तो अपनी पार्टी में भी द्वंद्व पैदा करा दिए। हमारे यहां से चेहरा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। हम तो अभी तक कम से कम राहुल गांधी को कांग्रेस के स्तर पर तो चेहरा मानकर चल रहे थे, आप तो यहां पर भी प्रतिद्वंद्विता ला दिए। अगर इतना बिखरा बिखरा रहेगा तो मामला बनेगा कैसे? उलझन है, थोड़ा सुलझाइए ना सुरेश जी। हाँ, हम लोग बिखर बिखर के भी संवरेंगे और वो लोग संवर संवर के भी बिखरेंगे हिमांशु भाई। एक चीज जान लीजिए, जिस आदमी के नाम पर राजनीति में प्योर एक रूपता है, इसका मतलब या तो वो डिक्टेटर है और या वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को डरा धमका के रखता है। अगर मतभिन्नता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके किसी भी स्वरूप के लिए वैचारिक दरिद्रता का विषय है। के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी कोई चुनौती थी नहीं। इंदिरा गांधी के समय पर भी इंदिरा गांधी ही अपरिहार्य थी। राजीव गांधी के दौर में राजीव गांधी भी अपरिहार्य थे। इतिहास के पन्नों में नाना पटोले यहां पर भी निकल आते हैं, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के दौर में भी निकल आते हैं। तो इस प्रकार की चुनौतियां देने के लिए कोशिश ऐसा नहीं इस दौर में भी नहीं है, पर जनता के स्तर पर जो लोकप्रियता नेहरू जी की रही, इंदिरा जी की रही, राजीव जी की रही, चुनौती देने वाले उतनी लोकप्रियता साबित नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी के दौर में भी कोई लोकप्रियता साबित वैसी कर नहीं पाए। सुरेंद्र भी इसका उत्तर खोजिएगा, लेकिन मेरे पास जिम्मेदारी अनिल गोयल जी के पास जाने की। कोई जब सुरेंद्र राजपूत जी तर्क दे रहे थे, अनिल गोयल जी आपत्ति जता रहे थे। जी अनिल जी, क्या ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी ने कह दिया जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? हिमांशु जी, सही बात तो यह है कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं गई और हमारे सुरेंद्र जी की बात को आपने पूरा समय दिया, पूरी तरीके से इनको बात को आप अपना मलाल दूर कर लीजिए। आप जब तक आप नहीं बोलेंगे ना कि मेरी बात पूरी हो गई, तब तक कोई और नहीं बोलेगा। जी अनिल जी,
देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आप, आपका अधिकार बनता है भाई। नहीं हिमांशु जी, मैं यहाँ पर ही, मेरे आम आदमी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आम आदमी ने जिस टाइम दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा था तो शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के, शीला दीक्षित ही नहीं सभी कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुलंदे बांधे थे, और आज वो भ्रष्टाचारी के पुलंदे ने अब इनके साथ चल रहे हैं, जबकि यही कांग्रेस दिल्ली के अंदर केजरीवाल को भ्रष्टाचार और निकम्मी और दुनिया भर की बातें कह रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये खुद आपस में ही तय कर लें कि दोनों में से कौन सा भ्रष्टाचारी है, कौन सा ईमानदार। दूसरी अब चेहरे की इन्होंने बात करी है कि ये राज्य मतलब प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी चेहरे की बात करें। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा है? क्या नीतीश के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा है? क्या शरद यादव पार्टी में शरद यादव के अलावा इनके पास कौन सा चेहरा है? यानी कि अगर इन सब पार्टियों के अपने अपने चेहरे हैं, तो अगर हमारा चेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्वव्यापी चेहरा है, जिसको पूरा विश्व ही मान रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ही मान रहा है, जो आपने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो क्या उस बच्चे पर भी तानाशाही है? खुद ये तानाशाही होकर के दूसरे को तानाशाही का आरोप लगाना, ये कहां तक ठीक है? दूसरे इन्होंने चीन की बात कही, और चीन की बात कहने वाले जब हमारे सेना गलवान पर युद्ध करती है और इनके राहुल गांधी जी चीन के राजदूत से गुपचुप मिलते हैं, ये इनकी दोहरी नीति है। और इनकी इस दोहरी नीति का परिणाम ही है कि लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं करते। आज अगर चीन ने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करा तो 1962 के युद्ध में कब्जा करा था, और वो उस टाइम इनकी सरकार, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। उस विषय पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर जो ये बार बार ये बात कहते हैं, एक हमारे एनसीपी भाई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जितना कमजोर होंगी उतना मजबूत होंगी। तो भाई ये तो हमें आज तक का गणित नहीं पड़ा कि जो लोग लगातार कमजोर हो रहे हैं वो कैसे लगातार मजबूत होंगे। और अच्छी बात है, पार्टियां, इनकी पार्टी इनसे नहीं सिमल रही, इनके लोग इनसे नहीं सिमल रहे, इनके विधायक इनसे नहीं सिमल रहे, और दोष दे रहे भारतीय जनता पार्टी। आज ये तय करें कि ममता जी के जो बंगाल के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, जो बम चले हैं, हत्याएं हुई है, मारकाट हुई है, और वो ममता जी इनके साथ में है, तो क्या ऐसा लोकतंत्र सही है? जो बंगाल के अंदर हुआ है, क्या उस लोकतंत्र का समर्थन करेंगे? ममता जी आने के बाद में क्या ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बाकी सब लोग जो है क्या उसका समर्थन करेंगे? इनके अधीर रंजन जी ममता जी को गाली दे के बात करते हैं कि भाई उससे ज्यादा गलत कोई नहीं है या उससे ज्यादा वो नहीं है ममता ने जो बंगाल के अंदर हो रहा है जो, और आज वो सब जो है यहाँ पर एकजुटता दिखा रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब ये कि इनकी कम से कम नीयत तो एक उनकी, ना तो इनकी नीयत एक है, ना इनकी कोई नीति एक है, ना इनके पास नेतृत्व, ना नीयत एक, ना नीति एक, और ना ही नेता एक। तो बात बनेगी कैसे? ये सवाल अनिल गोयल जी का है। आखिरी दौर की टिप्पणी मुझे लेनी है। शैलेंद्र जी, कोई जवाब है आपके पास? नीति, नियत और नेता, तीनों में एक रूपता का अभाव, तो फिर क्या माने आपकी कोशिशों को? बुद्धि विलास, डिनर अच्छा होगा, चाय अच्छी होगी, ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो सकता है, भाई इतना ही ले बेंगलोर को गंभीरता से। बिहार संदेश देती है और संदेश दे दी है हिमांशु बाबू जी, भरोसा कीजिए, यहाँ से दूर दूर तक संदेश जाती है जी। यहाँ मुद्दा चेहरा का नहीं है। और ये जो गोयल साहब कह रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे देश इन्हीं का जी। जब देश निर्माण में इनका कोई, आप ठीक बता रहे थे हमारे सुरेंद्र भाई ने कि देश निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं है। ऐसे इनके प्रवक्ता लोग या ऐसे लोग इनके नेता लोग बोलते हैं जैसे देश ही नहीं कहा, बाकी लोग सब हम लोग है ना इनके मेहरबानी पर जी रहे हैं जी। देश योगदान में, देश निर्माण का कोई योगदान नहीं है। मुद्दों की बात है कि देश के लिए, देश तो है ही है, देश बनता है जनता से, देश बनता है यहाँ के रहने वाले लोग से, सभी डाइवर्सिटी है, सबके सहयोग से देश बनता है। हम लोग जनता को बनाएंगे और जनता के सामने में जो लोकतंत्र का जो खतरा है, संविधान पर और इतिहास पर जो खतरा है, ये बड़ा खतरा है। एक आखिरी सवाल करता हूं शैलेंद्र जी, आप बार बार क्या है सूत्र में बोलते हैं
बिहार संदेश दे दिया है। मैं तब से खोज रहा हूं संदेश क्या है, तो क्या संदेश ये दे दिया है कि देखो नरेंद्र मोदी को हटा दो, देखो भाजपा को हटा दो, किसको सौंप दो, बोले उसका फैसला हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप लोग हटा दो। इतना ही संदेश है बिहार का या इससे इतर कोई संदेश है? लोकतंत्र बचा लो, देश बचा लो, इतिहास बचा लो, जनता तो लोकतंत्र को बचा लो और भीड़ तंत्र के हवाले कर दो, क्योंकि हम तो तय कर नहीं पा रहे कि हमारे बीच में कौन रहेगा, तो ऐसा कर लो। मैं एक आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार अथर जयदी साहब आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश बचाने के अभियान पर निकले विपक्षी एकता को भोतरा कर रहे हैं? हमारे संदर्भ में पहले बताओ, तब हम आपके संदर्भ में और देश के संदर्भ में बात करेंगे। क्या कहते हैं अथर जयदी जी? इतिहास आपको इसी रूप में याद नहीं करेगा। आपने म्यूट का बटन दबा रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे अथर जी तो सहूलियत रहेगी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल, बहुत ही खनकती हुई। देखिए हिमांशु जी, यहाँ पे कोई हमें अपने दल को बचाना या अपने बचाने की बात नहीं है, यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है। देखिए आप कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो मैं आपकी बात इत्तेफाक रखता हूं। तो आप मानते हैं कि लोकतंत्र बचाने की कोशिश में बाधा कांग्रेस पार्टी डाल रही है? सब साथ हैं, एक कांग्रेस ही अपना साथ आपको देने के लिए तैयार नहीं है। मानते हैं आप कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की कोशिशों में बाधा है? हम कांग्रेस से ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ खड़ी जी। क्योंकि कांग्रेस को संसद का सत्र शुरू होने से पहले अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि ये जो उन्होंने अध्यादेश काला ला के फैसला पलटा है सुप्रीम कोर्ट का, उसको वो क्या मानते हैं, क्योंकि वो किसी भी स्टेट के साथ हो सकता है। आज दिल्ली के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर हम बातचीत के नतीजे पे पहुंचे तो विपक्षी दल एक राय होकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, पर साथ आने के लिए खुद के हिस्से से कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कांग्रेस थोड़ा बड़प्पन का प्रदर्शन तो करती है, जिसमें नेता के संदर्भ में अपना नाम देने से परहेज करती है, पर अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे पर समर्थन चाहते हैं तो उस पर मौन साध लेती है। लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की कोशिशों के तहत दिल्ली की निर्वाचित सरकार को अगर अधिकार संपन्न बनाना है तो उस पर कांग्रेस रुक जाना चाहती है, ठिठक जाना चाहती है। वाकई मामला दिलचस्प है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कोशिश है जनता के स्तर पर तो समर्थन जुटाया जाए, विपक्ष में भी बखराव बदस्तूर और बढ़ाया जाए। एनसीपी का बिखराव देख लिया है, क्या भाजपा एनसीपी पे ही रुक जाएगी या अन्य राजनीतिक दलों को भी खंड खंड करके सामने लाएगी? तो कुल मिलाकर लड़ाई 2024 में नहीं 2023 में भी लगातार चलनी है, और जब जब लड़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव आएंगे ऐसे ही कार्यक्रम लेकर हम आपके बीच में आएंगे। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 18-19 के संदर्भ में जो बैठकें हैं उन बैठकों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपसे इजाजत लेंगे। सोमवार को फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। देखो उससे पहले समय है आज के शेर का, तो आज का शेर मुझे कहने के लिए मजबूर करता है, क्यों ना मुरझा कि मुझे खुद पे भरोसा न रहे, क्यों ना मुरझा कि मुझे खुद पे भरोसा न रहे, पिछले मौसम में तेरे साथ खिला हूं मैं भी। मजहर इमाम ने क्या कमाल की बात कही थी। विपक्ष उम्मीद के साथ है जनता को, पर जनता के मन में उम्मीद जागे ऐसी कोई गंभीर कोशिश विपक्ष करे तो सही। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो एकता के इन दावों पर भरोसा हम लोग कैसे करेंगे? तो देखें ये एकता के दावे रहेंगे या एकता भी होगी, इंतजार रहेगा विपक्षी कोशिशों के आगे के अंजाम को देखने के लिए। बहरहाल अब मुझे दे ही दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सलाम।